बताया जाता है कि संस्कार और परिवेश बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपके बच्चे किस रास्ते पर जा रहे हैं और जीवन में क्या सीख रहे हैं। दोस्तों, जो आज की घटना है वो घटना एक ऐसे बच्चे की होती है जिससे पूरा वो इलाका, पूरा वो महकमा सब सहम जाता है। पूरे इलाके में किसी बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्टर हों, बड़े से बड़े फैक्ट्री मालिक हों, बड़े से बड़े विधायक हों, बड़े से बड़े आला अधिकारी भी हों, जब उसकी एक फ़ोन की घंटी बजती थी तो उनके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी कुमार पांडे मिस्टीरियस क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जो आज की घटना है वो आपके पैरों के नीचे ज़मीन खिसका देगी कि एक लड़का जिसकी एज करीब 28-29 साल होती है, उस पर कई हत्या, कई सारे मुकदमे, रंगदारी या यूँ कहें कि बहुत सारा वर्चस्व वाला जो कलंक होता है उसके सीने पर एक मोहर बनकर घूम रहा था। ऐसा वक्त आ जाता है कि पुलिस के बड़े बड़े से आला अधिकारी, चाहे वो सीओ हों, एसएचओ हों या आईपीएस रैंक के अधिकारी हों या शूटर कमांडेंट हों, ऐसे ऐसे आला अधिकारी उसको बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे, और वो भी किसकी? एक 29 साल के लड़के की, जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो उम्र, जो एक दहलीज, जो एक दराज होती है पढ़ाई लिखाई की, जो एक रास्ता तय होता है कि आगे जीवन में किस उम्र में कहाँ जाकर बच्चे क्या करेंगे, उस ऐसी उम्र की दहलीज में एक लड़का जो भी 28 से 29 साल का होता है वो इतना बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। तो ये कहानी पूरी, उस लड़के की घटना पूरी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो नए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरीके की मिस्टीरियस क्राइम स्टोरी, इस तरीके की घटना आपको रोज़ रात 8 बजे अश्विनी पांडे जी के साथ ज़रूर देखते रहिए। तो दोस्तों, जो आज की घटना है वो घटना स्टार्ट होती है झारखंड का एक जगह लगता है रांची, और रांची में ही एटीएस की 3 गाड़ियाँ होती हैं और उनके एक आगे एक पीछे। एक अफसर उनको छत्तीसगढ़ से रायपुर की सेंट्रल जेल में जाना था, वहाँ से एक अपराधी को लेकर वहाँ से अगली जेल में शिफ्ट करना था और शिफ्ट करके उसे कोर्ट के सामने पेश करना था। दोस्तों, 10 मार्च 2025 की बात होती है। सारी कागजी कार्रवाई उस जेल के अंदर पूरी कर दी जाती है और 3 गाड़ियाँ और करीब 18 पुलिस वाले उस अपराधी को लेकर, कुख्यात अपराधी को लेकर 631 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, जिसमें रांची के होटवार जेल में लेकर जाना था। दोस्तों, उसे होटवार जेल में पेश करना था, फिर आगे की कार्रवाई होती और कोर्ट में सुनवाई होती। लेकिन बीच में ऐसी वारदात हो जाती है कि करीब 11 मार्च सुबह का टाइम होता है, 9:30 बज रहे होते हैं, और उसी रास्ते के बीच में, उस 631 किलोमीटर के बीच में झारखंड का एक ज़िला लगता है पालमू, और पालमू से रांची करीब 168 किलोमीटर दूरी थी। यहीं से आगे एक जंगल लगता है जिसे अंधारी रोड़ा का जंगल बोलते हैं। दोस्तों, जंगल के उसी मोड़ पर गाड़ी मुड़ने वाली होती है और मोड़ पर गाड़ी थोड़ी स्लो होती है, तभी एक बम का धमाका होता है, और वो धमाका इतनी ज़ोर होता है कि पुलिस वाले डर जाते हैं, सहम जाते हैं, और वो डरते सहमते और गाड़ी रोकते तभी चारों तरफ से गाड़ियों पर फायरिंग होने लगती है और जो इसी दौरान एक गोली, जो फायरिंग करने वाले होते हैं उसमें से एक गोली एक पुलिस वाले के पैरों पर लगती है और वो लड़खड़ा कर गिर जाता है। दोस्तों, वो लड़खड़ा कर गिरता है। इसी बीच में जो अपराधी को वो पकड़ कर ले जा रहे थे वो उनके हाथ से बंदूक छीन लेता है, और बंदूक छीनने के बाद कवर फायरिंग देते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों, ये इतनी भागदौड़, ऐसे लग रहा था जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो, क्योंकि जो भागने वाला था, जिसको हम कुख्यात अपराधी बोल रहे हैं, वो कोई और नहीं अमन साहू होता है, जिसकी एज 29 साल 8 महीने केवल होती है। दोस्तों, इसी एक लड़के को ले जाने के लिए करीब 18 पुलिस वाले और एक कमांडेंट होते हैं एटीएस के, जो है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बोले जाते हैं, जिनका नाम डीएसपी प्रमोद कुमार सिंह होता है, जिनको पीके के नाम से जो है प्रख्यात होते हैं। दोस्तों, जब वो भागने लगता है उसी दौरान प्रमोद कुमार सिंह अपनी राइफल लेते हैं, अपनी बंदूक से उस पर फायरिंग करते हैं, और करीब 28 फायरिंग सब मिलकर करते हैं, जिसमें से
13 गोलियां उससे के शरीर में लगती हैं, जिसमें से 12 गोलियां उसकी शरीर को छलनी करते हुए बाहर निकल जाती हैं और एक गोली उसके कलेजे में जाकर अटक जाती है। दोस्तों, इतनी फायरिंग करने के बाद वो अपने प्राण त्याग देता है। उसकी मृत्यु हो जाने के बाद तुरंत आगे अफसरों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर जो है जंगलों में ऐसी ऐसी मुठभेड़ हो गई है और ऐसी वारदात हो गई है। मौका वारदात पर एम्बुलेंस और आला अधिकारी भी पहुँचते हैं। उसकी बॉडी को भेजा जाता है वहाँ के जो है MMCH हॉस्पिटल में ले जाता है। वहाँ पे ले जाकर जांच की जाती है, जहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, इतनी बात समझने के बाद ये दिमाग में आता है कि एक जो है 28 से 29 साल का लड़का कैसे इतना बड़ा कुख्यात अपराधी बन जाता है, जिस पर कई सारे मुकदमे, कई सारे हत्याओं और कई सारे रंगदारी जैसे केसों के ऊपर जो है उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। दोस्तों, एक 28-29 साल का अमन साहू कैसे इतना बड़ा अपराधी बन जाता है, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो जानते हैं, अमन साहू की एज करीब 29 साल 8 महीने होती है जब उसका 11 मार्च की सुबह एनकाउंटर हो जाता है। दोस्तों, झारखंड की एक राजधानी होती है। झारखंड की राजधानी से करीब 38 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है जो है बुरामऊ गांव। बुरामऊ के पास एक गांव लगता है मदवे। उसी मदवे के रहने वाले निरंजन साहू पतरातू की दुकान करते थे। उनके 2 बेटे होते हैं। जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसका नाम होता है अमन साहू और जो दूसरा बेटा होता है उसका नाम होता है आकाश कुमार। लेकिन दोस्तों, सब नॉर्मल ज़िंदगी चल रहा था। अमन साहू जो होता है वो बड़ा बेटा एक मोबाइल की शॉप खोल लेता है, जहां पर किसी भी प्रकार का अपडेट, नया प्रोडक्ट, नया चीज़ें सेल करना, रिचार्ज करना, ये सारा काम वो किया करता है। लेकिन वहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि उसकी शुरू से ही रंगदारी टाइप की आदत रहती थी। किसी से बदतमीजी से बात करना, किसी के साथ तुरंत हाथ उठा देना, हमेशा अकड़ में रहना। जबकि अगर आप उसको देखेंगे तो इसकी फ़ोटो आप देख रहे हैं, वो करीब 2 पसली का आदमी होता है, जिसके अभी तक शरीर में कोई ऐसी बनावट, कोई ऐसी डेवलपमेंट भी नहीं हुई थी। लेकिन उसकी आदतें ऐसी बदलती जाती हैं, धीरे धीरे वो करके आपराधिक तरफ झुकाव उसके बढ़ने लगता है और अब वो 2008 में करीब रंगदारी जैसे कामों को अंजाम देने लगा था। दोस्तों, वहाँ से वो निकलता है तो करीब 2012 में पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और वहाँ से कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स करता है। दोस्तों, डिप्लोमा कोर्स करने के बाद कवलेश्वर गुर्गे होते हैं, कवलेश्वर गुंज के एक संपर्क में आता है, जो वहाँ का कुख्यात अपराधी होता है। फिर उसे एक टारगेट मिलता है कि रामगढ़ के बरनपुर में सीमेंट की फैक्ट्री होती है, वहाँ पर इसे कुछ लोगों की हत्याएं करना था। उसमें वो काफ़ी तेज़ी से शामिल हो जाता है, वहाँ पहुँचता है और करीब 6 लोगों की उस सीमेंट में हत्याएं कर देता है और फायरिंग करता है। यहाँ से उसकी आपराधिक दुनिया शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब वो पहली बार जेल जाता है और 8 महीने के लिए जेल जाता है। फिर बाहर आने के बाद उसका आतंक जो है और बढ़ने लगता है। दोस्तों, सोशल मीडिया और न्यूज़ में कुछ बातें बताई जाती हैं कि इस दौरान उसका वर्चस्व जब धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो उसके ऊपर कई सारे लोगों का सहयोग आता है, चाहे वो पुलिस विभाग हों, चाहे वो नेता हों या बड़े बड़े और भी अधिकारी हों या बड़े बड़े और भी व्यावसायिक लोग हों, वो उनके संरक्षण में काम करता। अब फिरौती लेकर किसी को हत्या करना, फिरौती लेकर किसी की रंगदारी वसूलना, फिरौती लेकर किसी को किडनैप करना, ये सारी कामों को वो अंजाम देने लगा था और धीरे धीरे उसका मन और वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उसके बाद बाहर आने के बाद जब उसका आतंक फैलता है तो करीब सन 2000 में वो 2008 के बाद वो आर्म्स एक्ट के तहत 6 साल के लिए जेल जाता है। दोस्तों, अब वो जेल जाता है। जेल से आने के बाद अब वो जेल में ही रह कर, जैसे लॉरेंस बिश्नोई का बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के जो है वो अपना उनको वो ग्रेट मानता था और उसी के संरक्षण में, उसी के तहत वो काम किया करता था। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे ही काम करता था उसी तरीके से वो भी काम करने लगा था, एक 28 से 29 साल का लड़का। इस दौरान वो करीब 48 जेलों में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन उसका वर्चस्व कहीं कम नहीं होता है। वो अपने गैंग को, अपने अपराध को जेल के अंदर से ही बढ़ाने लगता है और कोई भी काम अंदर से ही कर लिया करता है।
दोस्तों इस दौरान जब उसके बाद में जब उसका जेल ट्रांसफ़र के दौरान उसकी मुठभेड़ होती है तो बताया जाता है कि उसके पास से करीब जो है AK-47 की 5 कार्बाइन 9 और पिस्टल 166 पिस्टल और देसी कट्टे करीब 87 के आसपास जो उसके गुर्गे इस्तेमाल किया करते थे, और यहाँ तक आते आते करीब उस पर 126 मुकदमे दर्ज हो गए थे। दोस्तों इतना कार्रवाई करने के बाद उसका वहाँ मुठभेड़ होता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी चिंता की बात होती है, सबक की बात होती है कि हमारा संस्कार या हमारा परिवेश किस रास्ते पर जा रहा है। दोस्तों कुछ लोग, सब लोग तो ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लड़के इन्हीं सबको आदर्श मान लेते हैं और गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। दोस्तों ये आपको सोचना होगा, ये आपके बच्चों के अंदर ये संस्कार देना होगा कि इस तरीके के लोग हमारे लिए कभी भी आदर्श नहीं हो सकते हैं। हमारे आदर्श श्री भगत सिंह हो सकते हैं, श्री चंद्रशेखर आज़ाद हो सकते हैं, हमारे आदर्श श्री महात्मा गांधी हो सकते हैं, ज्योतिबा बाई फूले हो सकते हैं, हमारे आदर्श जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं। आप ऐसे लोगों से प्रेरणा लें, आपके अगल बगल में ऐसे लोगों से प्रेरणा लें कि वो किस परिश्रम से आज इस सतमार्ग पर बैठे हो सकते हैं। दोस्तों आप ले सकते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से प्रेरणा ले सकते हैं कि वो एक जगह से उठकर कैसे वो देश के वर्चस्व और इतने बड़े स्वतंत्र राज्य के पावरफुल सत्ता में प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं। ऐसे लोगों से आप सबक ले सकते हैं। कोई गैंगस्टर, कोई लुटेरा या कोई आतंकवादी हमारा आदर्श नहीं हो सकता है। हमारे आदर्श डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो सकते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के मन को आहत करना या परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको एक सत्य और सत्कर्म के मार्ग पर ले जाना है। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं एक नई घटना के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार। और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंजॉय करें और मस्ती से होली मनाएं। नमस्कार।